Welcome back to another interesting lecture of Chapter 3 Dynamics 1. Dear students, आज के लेक्चर में हम Chapter 3 Dynamics 1 का एक और टॉपिक 3.4 ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शामिल हैं। हम वन बाय वन इन टर्म्स को समझेंगे अच्छे से और इजी और सिंपलेस्ट वे में। ये टर्म्स ग्रेविटी से रिलेटेड ऐसी हैं कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और मिक्स कर देते हैं आपस में इनको, लेकिन आज के लेक्चर में हम इजी और सिंपल वे में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर के बाद इस टर्म्स के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलें तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हम सब ये जानते हैं कि अर्थ अपनी तरफ चीजों को पुल करती है, अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी वो जो फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स is the actual force with which earth pulls an object। वो ही एक्चुअल फोर्स जिसके साथ अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर रही है, वही फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपने याद रखना है जो कि है F इज इक्वल टू mg। ये वो फार्मूला है जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ से डिराइव किया गया है। जस्ट हमने a यानी एक्सेलरेशन की जगह g पुट कर दिया है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ अगर किसी भी बच्चे को अनक्लियर है या पीछे कोई भी टॉपिक अनक्लियर है तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इजीली कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने किस टॉपिक को किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब F इज इक्वल टू mg, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे g कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास के चेंज होने से फोर्स जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मास 1 kg है तो फोर्स 9.8 न्यूटन होगी, क्योंकि g की वैल्यू हम 9.8 पुट करेंगे। ये चीज हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं कि g की वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.8 होती है और ये कांस्टेंट होती है। जब हम इन वैल्यूज को फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी? 9.8 न्यूटन। लेकिन ये मास 1 kg के लिए। लेकिन जब मास चेंज होगा, फॉर एग्जांपल अगर मास किसी भी ऑब्जेक्ट का 5 kg है और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है कि इस 5 kg की मास के ऊपर कितनी अर्थ फोर्स लगा रही है, तो उसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले के अंदर, इसी फार्मूले के अंदर मास की जगह हम 5 लिखेंगे, g की अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स 49 न्यूटन आ जाएगी। जस्ट आपने यहाँ से ये याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट, इसका फार्मूला और ये पॉइंट कि मास के चेंज होने से फोर्स चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म जो ग्रेविटी से रिलेटेड हमने आज के लेक्चर में पढ़नी है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि आज का टॉपिक भी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? फील्ड मींस एरिया और स्पेस, कोई रीजन। अब जैसा कि हमने ये बात पढ़ चुके हैं हम कि अर्थ चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करती है। अब हम देखते हैं कि जैसा कि एप्पल की एग्जांपल आप ले लें कि एप्पल को कैसे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है, और वो एप्पल जो है अर्थ के पुल करने की वजह से, डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स लगने की वजह से वो ग्राउंड के ऊपर फॉल कर रहा है। तो इस एग्जांपल में आप देखें कि अर्थ और उस एप्पल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। विदाउट कांटेक्ट अर्थ उस एप्पल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, उसको बगैर टच किए। तो अर्थ के अराउंड वो रीजन, वो स्पेस, वो जगह जहां वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाती है, उस रीजन, उस स्पेस को, उस जो एरिया है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये इनविजिबल रीजन होता है, ये हमें नहीं दिख रहा होता, ये अर्थ के अराउंड है जहां पे रहते हुए अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब जमीन के ऊपर तो इस बात का इतना ज्यादा आपको खैर समझ ना आए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं सैटेलाइट्स की। जैसा कि अर्थ है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स कैसे ऑर्बिट कर रही होती हैं? सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट, कोई टच नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है। तो ये क्या है कि अर्थ के अराउंड उस रीजन में रहते हुए सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, जिसमें अर्थ उस सैटेलाइट के ऊपर फोर्स लगा रही है। बस आपने याद रखना है ग्रेविटेशनल फील्ड को यहाँ से यही कॉन्सेप्ट कि अर्थ के अराउंड एरिया है, स्पेस है जहाँ पे रहते हुए अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाती है। तो बस उसी स्पेस, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और जहां तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वहीं तक अर्थ की फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही होती है। नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़नी है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ।
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल स्मॉल जी है, ये आपने याद कर लेना है। आज के लेक्चर में हम बार बार इस टर्म को यूज करेंगे। स्मॉल जी को देखेंगे तो आपको पता है होना चाहिए, और ये चीज आपने पक्की पक्की रट लेनी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि 1 kg मास के ऊपर अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है। अगर 1 kg का मास है, यानी मास चेंज हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि 1 kg की मास के ऊपर अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है, तो उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, उस स्ट्रेंथ को क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जस्ट इसकी इतनी सी डेफिनेशन है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का आपने फार्मूला याद रखना है, G इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M। ये वही फार्मूला है, हमने रीअरेंज किया है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। यहाँ पे G जो है, G को हमने निकालना था, जो कि क्या थी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी। और ये क्या होती है, अर्थ के ऊपर कांस्टेंट रहती है, जिसकी वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी। लेकिन फोर्स और मास जो है वो चेंज होंगे। फोर्स डिपेंड करती है मास के ऊपर, जब मास चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी, लेकिन G स्मॉल g क्या कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसको पुल किया, तो अब फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ पुल हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है इसको हम कहीं जगह पर फिजिक्स में स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये भी अर्थ के ऊपर कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। अब आपकी बुक के कंटेंट की तरफ आते हैं। जो ये स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं आपके बुक से ही प्रिपेयर की हैं। आप अपनी बुक को ओपन रखें और साथ में हेडिंग्स बनाते जाएं कि कैसे आप पेपर में इसको अटेम्प्ट करेंगे। बाय द वे आप नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं डाउनलोड करके, वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये टॉपिक को देखना कि आप इसको पेपर में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या आपकी बुक पे दी गई है, द रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ, sun, etc., where a gravitational force acts on other masses is called a gravitational फील्ड। बस वो रीजन और वो स्पेस मैसिव ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, यानी अर्थ के अराउंड या सन के अराउंड, यानी अर्थ अगर आप ले लें कि अर्थ कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा रही होती है, तो अर्थ के अराउंड वो जो रीजन है, वो जो स्पेस है जहाँ पे रहते हुए अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा रही है, वही रीजन वही स्पेस क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। सिमिलरली अ रीजन अराउंड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लाइक अ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड अ फोर्स फील्ड। अब यहाँ पे आपको पिछला टॉपिक रिवाइज करवाया गया है, चैप्टर 3 डायनेमिक्स 1 में हम ये टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाला, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टेंस पे रहते हुए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसमें हमने मैग्नेट्स का पढ़ा था कि मैग्नेट्स डिस्टेंस पे रह के एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे होते हैं। तो विदाउट कॉन्टैक्ट जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी उन्हीं की टाइप है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी विदाउट कॉन्टैक्ट लगती है, तो वो जिस फील्ड में लग रही होती है, जिस एरिया में लग रही होती है, जिस स्पेस में, उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे होते हैं। और इसी तरह अगर मैग्नेट्स की बात हम करें तो मैग्नेट्स जिस फील्ड में रहते हुए फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो फोर्स फील्ड कहलाती है। आगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास, यानी 1 kg मास के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है अर्थ, बस ये चीज है। मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को G इज इक्वल टू F और स्मॉल g इसके सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे करके लिखा जाता है, जिसको हम डिवाइड करवाते हैं मास के साथ, तो स्मॉल g हमारे पास आ जाता है। स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। अब ये जो फार्मूला है G इज इक्वल टू Fg डिवाइडेड बाय M, इस फार्मूला में स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसके लिए ये फार्मूला डिराइव किया है। और Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम पढ़ के आ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है। आगे नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी स्मॉल g क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी हम देखेंगे और डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम ये दो चीजें देख रहे होते हैं। डायरेक्शन ऑफ जी जो है वो हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होगी, क्योंकि फोर्स क्या है, अर्थ फोर्स लगाती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चीजों को पुल करती है, तो इसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड्स सेंटर होगी। पॉइंट इतना मुश्किल नहीं है समझने के लिए। अब हम रिलेशन देखते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से कि कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपस में रिलेटेड हैं और कैसे सेम है, इक्वल है इनकी वैल्यूज न्यूमेरिकली। अब न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू ma,
आगे ग्रेविटी के लिए देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हमने फार्मूला डिराइव किया F इज इक्वल टू एम जी, तो हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से एम ए इज इक्वल टू एम जी, एम तो कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, ए इज इक्वल टू जी। ए की यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल हैं। आगे एसआई यूनिट्स देखते हैं। एसआई यूनिट्स क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट आपने याद रखना है न्यूटन पर केजी। जहाँ पे भी कोई क्वांटिटी हम पढ़ते हैं तो उसका यूनिट, उसका फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, ये तीन चीजें तो मस्ट होती हैं याद रखने के लिए। ऑन अर्थ सरफेस के ऊपर जी जो है वो कांस्टेंट होता है 9.8 न्यूटन पर केजी। जी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी कहीं जगह पर हम स्मॉल जी की से ही रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं पे ए, स्मॉल ए और जी से। तो इसकी वैल्यू भी अर्थ के ऊपर कांस्टेंट रहती है, और ये दोनों इसलिए न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यूनिट इनके डिफरेंट है क्योंकि क्वांटिटीज जो डिफरेंट है। न्यूटन पर केजी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह पे सेम नहीं रहती, ये डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं। यानी जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से बाहर जाते जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, वहां पे जाके ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो एक फील्ड होती है, एक एरिया होता है स्पेसिफिक, जहाँ पे अर्थ जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही होती है, जैसे कि मून के ऊपर कर रही है, सैटेलाइट्स के ऊपर कर रही है। लेकिन हम बहुत दूर जब चले जाएंगे बिल्कुल बाहर स्पेस में, तो वहां जो फोर्स होगी अर्थ की, वो खत्म हो जाएगी। अर्थ हमें अपनी फोर्स हमारे ऊपर नहीं लगा सकेगी। डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑन देयर मास एंड रेडियस। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी स्मॉल जी जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट होगा। अर्थ के ऊपर हम रह के कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, 9.8 न्यूटन पर केजी कांस्टेंट है। लेकिन हम किसी और प्लैनेट पे चले जाएं, वहां पे जाके ये वैल्यू नहीं होगी। ये सिर्फ अर्थ के लिए, स्पेसिफिकली हम अर्थ के लिए कह रहे हैं कि अर्थ के लिए 9.8 न्यूटन पर केजी है। डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके ये वैल्यू चेंज हो जाती है। आज के लेक्चर के की पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं आज के लेक्चर से, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है जो आपने याद रखनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, और ये फार्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इसलिए तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में हर टर्म अलग अलग करके समझाई। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला है, जी इज इक्वल टू एफ जी डिवाइडेड बाय एम। और ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इनकी सेम वैल्यू और डायरेक्शन है, और अर्थ के ऊपर ये 9.8 होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ जी न्यूटन पर केजी है, और जी जो है वो यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती है हाइट के साथ, और प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है। और डायरेक्शन ऑफ जी जो है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, क्योंकि अर्थ फोर्स लगाती है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो टुवर्ड सेंटर होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर ग्रेविटेशनल फील्ड का, जिसमें हमने वन बाय वन ग्रेविटी से रिलेटेड टर्म्स को समझा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन सारी टर्म्स को हमने पढ़ा। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा मोमेंटम क्या है, इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे।